हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा आज समान अध्ययन। सेट नंबर 1 है। तो चलिए समय का महत्व रखते हुए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, कौन थी? भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम था उनका? राजकुमारी अमृत कौर। ये जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, एकमात्र ये महिला थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रम से जो 8 राज्य है, कौन कौन सा राज्य है, जिसमें से एक आता है पहला गुजरात। ठीक है, इस बात आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा झारखंड। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा, और लास्ट जो अंतिम छोर पर है वो है मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्रम से हैं पश्चिम से पूरब। ठीक है, सबसे पश्चिमी जो राज्य होगा वो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। और ये अंतिम पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ से निकल जाती हैं मिजोरम होते हुए। ठीक है, ये कर्क रेखा। तो पूछा गया इसमें से में राज्य से नहीं गुजरती हैं, तो देखिए गुजरात से तो गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, झारखंड से गुजरता है। तो ये क्वेश्चन नंबर का 2 का जो सही आंसर होगा वो 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए बी सी। तो इसमें देख रहे हैं केवल सी है ना, जो सी है, यानी कि केवल 3 यहाँ से उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी शायद है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, उसे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो हम जानते हैं सबसे जो समुद्री तट जो अधिक लंबा है वो किसका है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। ठीक है, कितना लंबा है किसी को पता है? कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए बता देते हैं, 1214 किलोमीटर। कितना? 1214 किलोमीटर। और पूरा बात करें, कुल तट रेखा जो है वो है कितना? 7516 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में इनमें से कौन सा है? मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कौन सा होगा? तो हम जानते हैं ऊपर में उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य है, फिर दक्षिणी है, और सबसे नीचे हमारा जो है वो लिटिल अंडमान है। ठीक है, ये क्रम से ही लगा हुआ है इसे। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नीचे हमने बताया लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इसके ऊपर में है उत्तरी अंडमान। ठीक है, अब ये क्रम से हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका थर्ड, और सबसे नीचे ये 4th नंबर पर। ये क्रम से सही है। तो सबसे नीचे पूछा गया दक्षिण वाला, तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? लिटिल अंडमान। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोन नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना है जो कि सोन नदी पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, बाणसागर, तो बाणसागर ही जो है परियोजना है वो सोन नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैसे गांधी सागर जो परियोजना है वो आपको देखने को मिलेगा चंबल नदी पर, चंबल। ठीक है, बात समझ में आया? और एक ये भी देख सकते हैं जवाहर जो आपका सागर परियोजना है वो भी आपको चंबल नदी पर ही देखने को मिलेगा, ये भी चंबल नदी पर ही है। ठीक है, वैसे चंबल नदी जो देखेंगे तो ये जो है, ये जो जवाहर सागर परियोजना है, ये पूछा जाएगा किस राज्य में है, तब बताइएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6,
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। देखिए कहा गया कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट का जो इसका आंसर होता है वो होगा आपका AS। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, AS हो जाएगा। ठीक है, अगर ही बोला जाता प्रायद्वीपीय पठार बोलता तो आपका AW होता। ठीक है, और अगर ये कर्क रेखा जो गुजरी है भारत के बीचों बीच से पार हुआ है, तो इसके ऊपर में बात करें तो ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको कौन सा, AW शायद B या कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे। ठीक है, AMW या जो भी कुछ होगा, तो ध्यान में रखिए। AMW तो नहीं है ये वाला, AW भी कुछ है, इस तरह से हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। और नीचे वाला जो है वो है AW। ठीक है, लेकिन किनारे किनारे जो है ये वाला, ये तट वाला जो है उसको कहते हैं AS कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, ऑप्शन है श्री समुद्रम, दार्जिलिंग, लोकतक, एक से अधिक, इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। कब की गई थी, 1897 में। ठीक है, 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी, भिलाई, बोकारो या दुर्गापुर। तो इसमें से किसी का नहीं हुआ था। ठीक है, इसको बोकारो कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पे आपका दिया हुआ जर्मनी है ना, जर्मनी की सहयोग से राउरकेला, देख रहे हैं राउरकेला कहाँ है, ये उड़ीसा में। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना जर्मनी की मदद से की गई थी। ठीक है, बाकी भिलाई ये रूस की मदद से बनाया गया था, रूस। ठीक है, जो भिलाई है वो रूस की मदद से बनाई गई थी। ठीक है, बाकी ब्रिटेन जो दुर्गापुर है वो ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था, ब्रिटेन। ठीक है, और बोकारो के बारे में बात करें तो ये भी रूस की मदद से बनाया गया था। तो भिलाई और रूस हो गया, रूस की भिलाई और बोकारो हो गया रूस की मदद से, जबकि दुर्गापुर हो गया ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला जो है वो जर्मनी के मदद से इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो आपको पता है कि पारादीप जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र आरंभ किया था। जिसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौमी आवाज़ जब भी बोला दिया जाए तो आपको इसका जो आंसर टिक करना है वो है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, जनगण मन पहली बार निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905 या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। तो बताइए सर कौन सा सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है, बता रहे हैं ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। पहली बार जनगण मन जो गाया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा कि 1896 में जो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम वो इसी टाइम में गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों कोलकाता में हुआ था अधिवेशन, कोलकाता में। ये दोनों अधिवेशन कहाँ हुए थे, चाहे 1911 के बारे में बात करें या फिर 1996 वाला, दोनों कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता वाला जो 1996 हुआ था वो राष्ट्रीय जो गीत था वो गाया गया था, जबकि राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। और जबकि राष्ट्रीय गान गाया गया था फर्स्ट टाइम 1911 में जो कोलकाता में हुआ था, जनगण मन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, दादा भाई नौरोजी, एवं या फिरोज शाह मेहता, कौन थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रथम महासचिव थे वो थे A.O. ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम थे महासचिव। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहा है कि इसका सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर कहाँ है, A नंबर। ठीक है, M.N. रॉय। इसका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका पूरा नाम क्या था, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है,
जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नांकित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया था? ठीक है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसके पद से त्याग कौन दे दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या सर शंकर नारायण? ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सर शंकर नायर ने क्या किए थे? वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन में है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्रनाथ सन्याल, बाबाजी ठाकुरदास, महेंद्रनाथ नारायण राव? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली में शहीद हो गए थे? ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसका यहाँ पर है फूलेना। क्या नाम है इसका? फूलेना। ठीक है, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, इसका ही सही आंसर है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की गोली मार दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो है जगलाल चौधरी, इसे चौधरी होना चाहिए। तो ये जो जगलाल चौधरी थे, इनका संबंध था सारण जिला से। इन्होंने थाने को जला दिया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। सिवान से कौन है? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, जबकि जगलाल जो है चौधरी जो है वो सारण से है। सारण जिले में जो थाना था उनको जला दिए थे ये। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक आता है नाम कपिल मुनि का भी, उसको ध्यान रखिएगा। कपिल मुनि। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? डुमराव से। ठीक है, ये डुमराव कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका कटिहार, नहीं, बक्सर में पड़ता है ये। ठीक है, ये बक्सर में पड़ता है डुमराव। ये यहाँ से संबंधित है ये कपिल मुनि। ठीक है, ये भी झंडा फहराते समय शहीद हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये 3 नाम याद रख सकते हैं आप। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं? कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या कर्पूरी ठाकुर? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका हो जाएगा सही आंसर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को हम लोग जननायक नाम से जानते हैं। जननायक, ये जननायक थे। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। ठीक है, बाकी बात करें हम बिहार के जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बिहार केसरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? राज्यसभा का जो स्थानों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची में है? प्रथम, द्वितीय, 5वीं या फिर इनसे एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथी अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। चौथी अनुसूची में है राज्यों का आवंटन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा, प्रथम अनुसूची में जो है वो क्या है? राज्य और संघों का राज्य का क्षेत्र का उल्लेख है। राज्य और संघ राज्य का क्या क्षेत्र का उल्लेख किया हुआ है। और द्वितीय अनुसूची में ध्यान रखिएगा कि वेतन और भत्ते से संबंधित है द्वितीय में। ठीक है, वेतन। ठीक, और तृतीय में ध्यान रखिएगा शपथ। तीसरे में अगर तृतीय पूछेगा, तीसरा वाला, तो ध्यान रखिएगा तीसरा शपथ से संबंधित है। शपथ वगैरह कैसे राष्ट्रपति वगैरह दिलाना है, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई है। ठीक है, उल्टा पल्टा बना दिया गया। वैसे पहले तो शपथ होना चाहिए था, फिर वेतन की बात होना चाहिए था, लेकिन द्वितीय में ही दे दिया है वेतन के बारे में, और तीसरा में दे दिया है शपथ के बारे में। पहला तो खैर ठीक है कि चलो अब राज्यों के बारे में बता रहे हैं आप, यूटी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए? शपथ के बारे में, फिर वेतन के बारे में बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखना आपको कि द्वितीय में वेतन है, तृतीय में क्या है? शपथ है, और चौथा में फिर क्या है? चौथा में राज्यसभा में जो राज्यों का जो स्थानों का जो आवंटन है, किस मतलब किसे है, कितना सीट कैसे आवंटन किया जाएगा, वो सब कुछ चौथा में देखने को मिलेगा आपको। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 17 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
भाग 17 में राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, इस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा विनोद चंद्रन। ठीक है, जस्टिस विनोद चंद्रन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है, तो टोटल उम्र कितना होगा? 4 बहनें हैं और 7 वर्ष औसत है, तो टोटल हो जाएगा इन लोगों का उम्र कितना? 28। ठीक, अब कहता है यदि हम इसमें से माँ की आयु जोड़ दें, क्या कर रहे हैं? माँ की आयु जोड़ दे रहे हैं, तो अब टोटल कितने हो गए? टोटल कंडीटेड हो गए यहाँ पर 5। औसत कितना बढ़ जा रहा है? 6, पहले था 7, अब कितना हो जा रहा है? 6 बढ़ जाता है, हो जाएगा टोटल औसत कितना? 13। पहले औसत 7 था ना, अब 6 हो जा रहा है, 6 बढ़ जा रहा है, तो 7 से 13 हो जाएगा, मतलब औसत कितने लोगों का? 5 लोगों का, तो 13 5 65। और हम कह सकते हैं कि पहले का जो 4 बहनों का औसत था वो 28 था, अब 4 बहन और एक माँ का जो मिला का औसत है वो कितना है? 65 है। तो माँ की आयु क्या होगा? तो ये दोनों का जो डिफरेंस वही तो होगा माँ की उम्र, जैसे 65 से 28 हटा दीजिए, तो 8 7 15 और 3 2 5 37 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आसान सा सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कुट भाषा में फेट को ये लिखा जा रहा है और लीन को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ यहाँ पर है, एफ का मान कितना होता है? 6, ए का मान होता है 1, टी का मान होता है 20 और ई का मान कितना होता है? 5। तो मतलब कि सिर्फ पुट क्या किया गया है कि उसका नंबरिंग का वैल्यू जो होता है वो किया गया है सीरीज से। तो इसका सीरीज क्या हो जाएगा? देखिए एल का मान होता है 12, ई का मान होता है 5, ए का मान होता है 1 और एन का मान होता है 14। तो देखिए 125 से 114 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब कोड याद रखिए, हमने बताया था बहुत सारे, मैंने एक ट्रिक बता रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर रीजनिंग का एक ही वीडियो डाला है मैंने, तो वहाँ पर मैंने बताया कि किस लेटर को कैसे याद रखें। जैसे एफ है तो आपको कैसे याद रखेंगे? ये 6 में आता है तो इसको हम 6 से बना सकते हैं, जैसे एन लिखते हैं। या ऑलरेडी देखिए ये जो एन है इसमें देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है, तो एन कितना आता है? 14 में आता है ना। जैसे कि एम है तो एम को हम क्या कर रहे थे वहाँ पर कि हल्का सा इसको रोटेट कर रहे थे, कितना बन रहा है? 3, 3 सी में आता है, 28 में भी नहीं आएगा, तो कितना में आएगा? 13 में आएगा। तो डब्लू भी तो आता है, तो डब्लू का बनाएंगे तो भी तो आएगा, तो ये 13 में नहीं आएगा, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 23 से डब्लू 23 में आता है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे पूछा गया था आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में कि यदि 5a - 2b = 0 है और 4b - 5b = 0 है, तो सी अनुपात, यहाँ पर क्या था? यहाँ पे कर लीजिए सी अनुपात ए। ठीक है, सी अनुपात ए का मान क्या होगा? ये पूछा गया था। ठीक है, तो सिंपल से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5a - 2b, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5a = 2b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको आप लिख लीजिए a/b बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, कैसे लिखे? तो इसको एक तरीका मेरे पास है कि ये है कि 5 गुना हम ए से करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा, और बी का गुना 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो पहले आप क्या कीजिए कि जो लिखा हुआ है वेरिएबल है उसको लिख लीजिए, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में उसको बस लिख दीजिए इक्वल करके। ठीक है, तो मुझे मिल गया पहला ये वाला कि ए का मान 2 है और बी का मान इतना है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है क्या? 4b = इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 5b। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 2 बी तो नहीं होगा, ये जो सी होना चाहिए यहाँ पे, इसको सी कर लीजिए, ये सी है। ठीक है, तो ये सी होगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे b/c = अब देखिए, अब यहाँ क्रॉस में जो गुना करेंगे तो सी के साथ गुना में क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 5, तभी तो ये 5 भी बनेगा, यदि 5c बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें मिल गया है, यानी कि ए अनुपात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? b अनुपात c बराबर लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, तो नियम क्या है? ये हम इसको यहाँ लिखेंगे और ये 4 करेंगे, ये दोनों गुना, 5 दूनी 10, 5 हैं 25 और 5 20। ठीक है, पूछा क्या? सी ए का, तो सी मेरा कितना है? 20 है और ए कितना है? 10 है। ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2/1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आया? देखिए तो एक चीज़ को यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते थे आप, क्या कर सकते थे? जैसे यहाँ का तो गुना नहीं भी करने आता है तो आप ये भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर क्या है? 2/5 आया ए बी का मान, ये है और ये बी है, और यहाँ पर क्या आया? बी और ये सी, कितना आया? 5/4। ठीक है, तो ऐसे से मल्टीप्लाई कीजिए कि सभी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए दोनों में।
तो हम क्या से गुना कर सकते थे कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। जिसे हम गुना कर लें, अगर हम 5 से 2 समय गुना करें, इसमें 5 से गुना कर लें, ठीक है, ऊपर ये वाला, जैसे 5 दूनी 10, तो ये भी 5 से, इसमें भी गुना करना पड़ेगा, कितना से 5 से गुना करना पड़ेगा, तो बचे हैं 25 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये गुना कर, कोशिश कीजिए कि ये देखो दोनों बी है, इसको कॉमन, इसको इक्वल करना है, बी दोनों में बी है कॉमन है, तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो इसका बराबर तो इसे दिख ही रहा था वैसे, तो बराबर करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ बराबर नहीं होता तो तब बराबर करते, यहाँ भी 5 है और यहाँ 5 है, दोनों का बी का तो मतलब 5 ही है। इसका मतलब क्या है कि आपस में सभी क्या है, ये ए बी सी जो है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना में है, 2 5 और ये 4 है। तो यह क्या पूछा था, ए और सी का, सी ए का पूछा था, सी कितना है 4 है और ये कितना है 2 है, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो यही आ जाता ऑप्शन, ठीक है। तो इतना गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये मान लेते हैं कि ऐसा रहता, यहाँ पे मान लेते कुछ और रहता, जैसे यहाँ पर रहता 2, तब क्या करते हैं, तो ऐसा गुना कीजिए कि दोनों क्या हो जाए, ये और ये दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मान लेते हैं सेम रहता तो हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम 2 से गुना करें हम, या 5 से गुना करें, तो क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और यहाँ पे बचे हैं 25, ठीक है। या फिर सॉरी, इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये गुना हो जाएगा 2 से, तो 5 दूनी 10, ये हो गया। अब यहाँ कितना से गुना करके 10 है, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 और ये 5 चौक 20, ठीक है। तो देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया बी का मान। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसका मतलब 4:10:20, ठीक है। तब ये दोनों का मान पूछ रहा था आपसे, ऐसा कर सकते थे, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एस और ए का वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः इतना हो जाएगा, तो 5 वर्ष की आयु, 5 की वर्तमान आयु क्या है, क्या पूछा है। यहाँ पे ये एस है, ठीक है, ये एस होगा, एस की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखिए एस और ए की वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 5:4 के अनुपात में 3 साल बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, 11:9 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो सिंपल से देखिए, मान लेते हैं कि यदि ए का वर्तमान जो अनुपात है वो 5x होगा, इसका कितना होगा 4x होगा। कहते हैं 3 साल बाद, तो 3 साल दोनों का एज बढ़ेगा। अगर 3 साल बाद कर रहे हैं तो क्या एक का बढ़ेगा कि दोनों का बढ़ेगा, तो दोनों का एज बढ़ा दीजिए। अब बढ़ाने के बाद फिर क्या हमें मिल जाना चाहिए, 11/9 मिल जाना चाहिए। इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हो जाएगा ये 9×5 45x प्लस 9×3 27 इक्वल टू 11×4 44x प्लस 11×3 33, ठीक है। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 45 से 44 जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो एक्स का मान निकल गया कितना, 6 निकल गया। तो इसका मतलब इन लोगों का वर्तमान अनुपात क्या है, एक का होगा 6/30 और एक हो जाएगा 6×4 = 24। तो एस का पूछ रहा था उम्र, तो एस का क्या है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 और 50 के बीच कितनी बार संख्या आती हैं। देखिए सवाल ये है कि 1 और 50 के बीच कितनी 1 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या आती है, ये पूछा गया है। कितनी विषम संख्या आती है, विषम नहीं अभाज्य, कितनी अभाज्य संख्या आती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से और सिर्फ 1 से भाग लगता हो, ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये पूछा गया कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15, ठीक है। यही पूछता आपसे कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी विषम संख्या अभाज्य संख्या आती है, तो आती है वो टोटल 25। यानी कह सकते हैं इसका मतलब कि 51 से लेकर के 100 के बीच में कितनी है, 15 है, सॉरी 10 है, तभी तो 15 10 25 होगा। चलिए क्वेश्चन है, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% के अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपया था तो उसे टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% के अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपया था तो उसने टीवी सेट कितने मूल्य पर खरीदा। तो सिंपल सा है कि अगर उसका मूल्य 12,000 रुपया था अंकित मूल्य, पहले तो इस पर कितना परसेंट छूट पाया, 25%। तो 25% मतलब कितना, 1/4, तो 4 या 12 ने कि 3,000 उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो 12,000 से 3,000 डिस्काउंट मिल गया पहले ही, तो कितना बचा 9,000। अब घटे हुए मूल्य पर इसको फिर कितना डिस्काउंट मिला है, 15% मिला है, मतलब हम खरीद कितना रहे हैं, 85 में खरीद रहे होंगे। ये 20 से 20,
90 गुना 25 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 9 पचे 45 और 8 72, 72 और 4 76, 76 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये का कुल कार्य कितना है, ये का कुल कार्य कितना है ये बताइए पहले। ए का कुल जो कार्य हो जाएगा 5 घंटे प्रतिदिन कर रहा है 8 दिन तक, तो टोटल ये कितना घंटा काम किया, 40 घंटा काम किया होगा। इसी तरीके से बी कितना काम किया होगा, 6 घंटा डेली कर रहा है, कितना दिन, 10 दिन। तो टोटल कितना कार्य हो गया, 10 छक 60 घंटा ये कार्य किया। अब ये जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो एक्चुअली में कितना काम होगा, ये टोटल काम होगा 40 गुना 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 24, सही ना। ये तो निकालते हैं टोटल काम, ये क्या हो जाएगा 6 छक 2400 डिवाइडेड बाई 100। यानी कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा ए और बी मिलकर कार्य जो पूरा करेंगे वो 24 घंटे में करेंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना घंटा काम करना है, 24, दोनों मिलकर करेंगे तो भाग लगाएंगे तो आती है 24, मतलब कि 3 दिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहता है लोहे का एक ठोस टुकड़ा इतना डायमेंशन का होगा, यानी कि 39 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर डायमेंशन एक ठोस है। तो ठोस मतलब 3D होगा, वो 3 डायमेंशन वाला होगा। तो सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ के आकार में है, ये घनाभ के आकार में है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इधर आप आइडिया ले लीजिए, कुछ ऐसा होगा। ठीक, तो इसका जो लेंथ होगा वो 39 होगा, ब्रेथ जो होगा ये वाले जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा 33 होगा, इसकी जो हाइट है वो कितना है 24 है। तो एक वाले घनाभ के आकार में है, इसको ढाल कर एक ठोस गोला बनाना है। क्या बनाना है, एक गोला बनाना है। तो गोले का त्रिज्या क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसको ढाल करके गोला बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम पहले जितना रहेगा वॉल्यूम पहले बाद में उतना ही रहेगा, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बनाना है, हमको गोला बनाना है। तो गोले का फिर फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। तो ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी तो चेंज होगा नहीं। हाँ, क्षेत्रफल बदल सकता है, वॉल्यूम नहीं बदलता। तो देखिए इसका क्या दे रखा है, इसका डायमेंशन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये दे रखा है आपका, तो 39 गुना 33 गुना 24। ठीक है, इधर हमारा क्या है 4/3, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और r क्यूब, यही तो r का मान निकालना है आपका। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा इधर 39 गुना 33 गुना 24। ठीक है, ये दोनों क्या है भाग में है, इधर आएगा तो इधर गुना में आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 4 गुना 22। ठीक है, इसको काट दीजिए, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ठीक, और ये कट जाएगा 2 से 12 दूनी 24 और ये 4 तिया 12। ठीक है, तो देखिए क्यूब हमको चाहिए ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो फिर तो कटेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, ये यहाँ पे 49 था, मुझे याद है यहाँ पे 49 था, टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, 49 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर अब कट जाएगा ये, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 7, और यहाँ पे ये 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है और इधर भी 7 है। तो देखिए यहाँ पर ये r क्यूब का मान था, ये ना, ये r क्यूब का मान इतना निकला, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्यूब में इधर क्यूब रूट में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं सिंपली हम राइट कर देते हैं कि 3 7 के बदले 1 7 बाहर आ जाएगा और 3 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, जल में साधारण नमक मिलाने पर, पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि करने से, जल के तापमान में वृद्धि करने से। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, तो कमेंट करके बताइए मुझे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऋग्वेद होगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, भोजन में उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है कि स्टार्च, वसा, विटामिन। भोजन में हमें पता क्या करना है, पता करना है उसकी उपस्थिति का परीक्षण करना है कि उसमें आयोडीन का उपयोग करके। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। भोजन में स्टार्च का उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा? वस्तु उड़ने लगेगी, किंतु कभी भी नहीं रुक सकती। क्या क्या लिखा है, माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा टाइपिंग ज़्यादा मिस्टेक किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एडजस्ट कीजिए किसी तरह से। आज ये कानून नहीं, यहाँ पर वस्तु होना चाहिए। वस्तु कभी नहीं रुक सकती, तो ये बिल्कुल सही है, वस्तु कभी नहीं रुकेगी। यदि घर्षण बिल्कुल ना हो तो वस्तु कभी अगर शुरू करेगी ना तो घर्षण नहीं होगा, तो वस्तु चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है पनामा नहर, सुएज नहर या फिर कील नहर? किसको अलग करती है? एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करती है बताइए? पनामा नहर, सुएज नहर या कील नहर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ट्रिक बताया था मैंने इसका, सुएज नहर को भूल जाओ, सुएज नहर को भूल जाओ, भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। तो ये भी याद रखिएगा कि सुएज नहर को भूल जाओ मतलब भूल सागर, लाल सागर का ये बीच में है सुएज नहर। ठीक है, इसका बताते हैं कील का कील उत्तरा बाल्टी में, उत्तरा बाल्टी में यानी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान एक बहुकोशिकीय जीव है, कौन सा होगा इसमें? माइक्रोप्लाज्मा, एगरिकिस, साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एगरिकिस जो है वो एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, हमारे भोजन में मौजूदा कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? क्लोराइड, सोडियम, फ्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा, हमारे भोजन में मौजूदा काफ़ी, पालक जो है, प्याज, चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में फ्लोराइड प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में जो 5 ऑप्शन में है ना, ये 2 ऑप्शन तो फर्जी हैं। ठीक है, डी और ई, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको तो यही 3 ऑप्शन देखने हैं। ध्यान रखिएगा, जब स्टेट पॉइंट कुछ पूछ लिया जाए आपसे, सीधे से भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो आप तो वाकई भूल जाइए ये डी नंबर। ठीक है, डी में तो भूल ही जाना है, आपको तो ध्यान ही रखना है। ठीक है, जो भी होगा तो कोई भी जो 3 ऑप्शन होगा ए बी सी, उसमें से कोई एक होगा। हाँ, अगर पूछेगा कि इसमें से कोई डिटेल्स पूछ लेगा कि जैसे कि भारत की आज़ादी के कारण क्या थे, तो उसमें से हो सकता है 3-4 ऑप्शन होंगे, तब आप डी की तरफ जाना है। लेकिन अगर सिंपल सा पूछ लिया, कोई स्टेट सीधे पूछ लिया कि इसका जैसे कि लोकटक झील कहाँ है, तो डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, आप देखा तो ए बी सी कन्फर्म है, तो फिर ई भी नहीं, ई भी कन्फर्म कर सकते हैं होगा क्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डी और ई तो कोई मतलब का नहीं, दिखावटी है, जिससे आपको भ्रम में नहीं पड़ना, आपको डरना नहीं इससे। ठीक है, आपको सिर्फ ए बी सी पढ़नी है, ये सी में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आगे काम करना है आपको। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में है, द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर बल लगाने पर उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन से संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है ये बताना है आपको, ए बी सी डी, कौन सा होगा बताइए ऑप्शन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बताता है हमें कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी मित्तल, उदय कोटक, ठीक है, उदय कोटक, आर दिनेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आर दिनेश। ठीक है, CII के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं आर दिनेश को। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये मेरे हिसाब से एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन बिहार के ही हैं, बिहार के हैं, और ये शायद मधुबनी है कहाँ। ठीक है, मधुबनी का होना चाहिए, ये मधुबनी ज़िले के हैं। ठीक है, बिहार से ही है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए।
95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? इसका सही आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी में एक मूवी था ना ट्रिपल आर, इसके गाना था नाटू नाटू करके। ठीक है, उस गानों को भी कुछ अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवस्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नव स्थापित यानी नया नया स्थापित हुआ है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं? यानी कि इसे जोड़ करके वीरांगना दुर्गावती टाइगर को जोड़ करके कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 7। कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बाकी ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से 7 हैं। तो कान्हा तो पता ही होगा, पन्ना एक याद होता है आपको होगा ही, बांधवगढ़ वाला याद होगा, सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य भी याद होगा, पेंच बाघ अभ्यारण्य याद रखिएगा, एक संजय बाघ अभ्यारण्य याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती भी तो जो नया बना है। ठीक है, ये भारत के बारे में बात करेंगे तो ये 54वां है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? आज थोड़ा सा गलती में ज़्यादा टाइपिंग था, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगूँ आप लोग से। ठीक है, इसलिए आज हम आपको सब्सक्राइब और लाइक करने भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप पर छोड़ देता हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें ज्योग्राफी का कुछ शब्दावली होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली होंगे, उसमें मैंने कलेक्ट करके लेकर मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ बहुत जल्द, कल आऊँगा हो सकता है लेकर के। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, उसको शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा मेरा वो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।